हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे के सारे? ऑल द ब्यूटीफुल किड्स, ऑल द ब्रेव वॉरियर्स एंड ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स, हाउ इज एवरीवन डूइंग? आशा कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाइयाँ चल रही हैं, रिविजन्स भी साथ साथ चल रहे हैं। इस टाइम तक काफ़ी सारे लोग होंगे जो अपने पढ़ाइयों में 12th के अंदर आ चुके हैं। तो 12th का ही हमारे कंप्लीट चैप्टर लेके हम आए हैं यहाँ पे। इकोसिस्टम, इकोलॉजी नाम की यूनिट है, उसके अंदर 4 चैप्टर हैं: ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो इकोसिस्टम हमारा चैप्टर है। इस इकोसिस्टम को अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे तुम्हें क्या क्या बताया है? सबसे पहली चीज जो एनसीईआरटी ने तुम्हें बताई वो यहाँ पे तुम्हें बताया है कि भाई क्या क्या लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में हमें पता है कि आपके पास उसी एक लेवल में से एक लेवल ये आता है। आपको पता है ऑर्गेनिज्म है, फिर पॉपुलेशन है, फिर कम्युनिटी है, फिर इकोसिस्टम है। तो बहुत सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब होते हैं तो उसमें से एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा इकोसिस्टम होता है। इस इकोसिस्टम के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो एक बायोटिक कंपोनेंट हो सकता है या वो एबायोटिक कंपोनेंट हो सकता है। इसके अलावा इकोसिस्टम के टाइप बताए हैं कि क्या वो इकोसिस्टम नेचुरल है या वो इकोसिस्टम ह्यूमन द्वारा बनाया गया है। इज इट नेचुरल और इज इट एंथ्रोपोजेनिक? इसके अलावा इकोसिस्टम के अंदर एनसीईआरटी ने कहा कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करोगे। तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए आपको 2 कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। एक स्पीशीज की आइडेंटिफिकेशन, पहले तो पता करो भाई कि उस इकोसिस्टम में कौन कौन सी स्पीशीज है, और साथ में फिर उनका एन्यूमरेशन। स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन एंड स्पीशीज इन्यूमरेशन। एन्यूमरेट करना मतलब किसी चीज के नंबर गिनना। तो पहले तो कितने प्रकार के स्पीशीज हैं और हर स्पीशीज के कितने मेंबर्स हैं। और स्ट्रक्चर के अंदर ही एनसीईआरटी ने कहा कि क्या वो कोई वर्टिकल लेयरिंग दिखाते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं वर्टिकल लेयरिंग को। कभी पहाड़ों में घूमने जाना, टॉल हाइटेड ट्रीज, मीडियम हाइटेड ट्रीज, शॉर्ट हाइटेड ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स मिलेंगे, और फिर बिल्कुल जमीन पर रेंगने वाले पौधे मिलेंगे। तो इसको कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये एनसीईआरटी ने दिया है इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर। फिर एनसीईआरटी ने बताया कि एक इकोसिस्टम में क्या क्या फंक्शन काम करते हैं। तो इसी में फोटोसिंथेसिस से ही आपको पता है पूरी दुनिया चल रही है। अगर फोटोसिंथेसिस होनी बंद हो जाए ना, खाना बनना बंद हो जाएगा पृथ्वी पर। तो फंक्शन में प्रोडक्टिविटी, खाना बनना। अब खाना बनाने वाले मेंबर हैं कौन? कौन है? प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ना जमीन से, तो जमीन में उन न्यूट्रिएंट्स को लाने का काम कौन करता है? डीकंपोजर। तो डीकंपोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, फंक्शन है इकोसिस्टम का। सूरज से रोशनी आई, प्लांट ने उसको खाने में चेंज किया। तो बेसिकली आपको पता है सारी दुनिया है क्या? ये एनर्जी का गोला। तो सन की एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। अब पौधे से वो एनर्जी हर्बीवोर में जाती है, हर्बीवोर से कार्निवोर में, और सबकी मृत्यु होती है। तो वही एनर्जी कहां जाती है फिर? डीकंपोजर के पास। और चीजों को वो सिंपल फॉर्म में सॉइल में वापस कर देता है या एयर को वापस कर देते हैं। तो चल क्या रहा है इस बीच सारा? यस, इस बीच सारा का सारा आपका इकोसिस्टम के फंक्शन में एनर्जी का फ्लो चले जा रहा है। तो फंक्शन के अंदर प्रोडक्टिविटी, फंक्शन के अंदर डीकंपोजिशन, फंक्शन के अंदर एनर्जी फ्लो। फूड चेन का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा हमारा एनर्जी फ्लो के अंदर चलता है। इसके अलावा इकोसिस्टम की ही अगर हम बात करें तो सक्सेशन के कॉन्सेप्ट आते हैं।
सक्सेशन मतलब होता है एक के बाद एक किसी का आना। आपने कितने सारे हिस्ट्री में चैप्टर पढ़े हैं कि भाई ये राजा था, फिर ये राजा आया, फिर ये राजा आया, और आप क्या बोलते हो, उसके सक्सेसर, उसके बाद वाले लोग। तो एक बिल्कुल बंजर सूखा इलाका होगा और एक बिल्कुल पानी वाला इलाका होगा। वहां पे कौन पहले आएगा, फिर कौन सेकंड नंबर पे, कौन थर्ड नंबर पे, और कैसे कैसे वो इकोसिस्टम के सारी डायनामिक्स चेंज होंगे, वो है सारा हमारा इकोसिस्टम का सक्सेशन। और फिर आता है यहां पे इकोसिस्टम की सर्विसेज। फंक्शन के अंदर एक एस्पेक्ट और आता है हमारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। डिकम्पोजर्स जब काम करते हैं तो चीजों को डिकम्पोज जब वो कर रहे होते हैं, प्रोड्यूसर्स खाना बना रहे होते हैं, जब एनर्जी फ्लो हो रही होती है तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी साइक्लिंग कर रहे होते हैं। तो फंक्शन का ही एस्पेक्ट साइक्लिंग है, और साथ में आएगा इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इतनी सारी की सारी चीजें हमारे इकोसिस्टम से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर। अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो पृथ्वी है वो क्या है, एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। कंप्लीट अर्थ एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। अब इस अर्थ को आप ओपन कहते हो एनर्जी के रिस्पेक्ट में। क्यों? सन से कांस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो अर्थ एनर्जी के लिए ओपन सिस्टम है, हमेशा इसको चाहिए ही चाहिए एनर्जी। लेकिन हमारी अर्थ क्लोज्ड सिस्टम है मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए। मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए भाई, जैसे एक एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहां पे तो आपको न्यूट्रिएंट देने पड़ते हैं, नए साल में खेती करोगे फिर नए न्यूट्रिएंट देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, इस पे ऐसा थोड़ी है कि बाहर से कोई वापस बार बार न्यूट्रिएंट्स लाके दे रहा है, ऐसा तो नहीं होता। वही मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स आपके पौधों में जाते हैं, पौधों से सारे एनिमल किंगडम में जाते हैं, डिकम्पोजिशन के बाद वो सारे सॉइल को मिल जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चलती है क्योंकि। तो अर्थ इज अ क्लोज्ड सिस्टम फॉर न्यूट्रिएंट्स। अर्थ को बार बार बाहर से न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए, लेकिन एनर्जी बार बार बाहर से चाहिए होती है। फिर हमने कहा ये जो हमारा अर्थ है, अब आपको पता है कुछ चीजें लैंड पर हैं और कुछ चीजें एक्वेटिक हैं। पूरे ही अर्थ को ग्लोबल इकोसिस्टम या बायोस्फीयर बोलते हैं। अब चाहे आप लैंड की बात करो तो भी नेचुरल या मैन मेड सिस्टम्स हो सकते हैं, एक्वेटिक की बात करो तब भी नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड सिस्टम हो सकते हैं। नेचुरल में जस्ट फॉर अ सिंगल एग्जांपल कितने वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं, तो सारे नेचुरल टेरेस्ट्रियल सिस्टम्स हैं। कोई भी एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम ले लो, कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड ले लो, तो वो नेचुरल थोड़ी है, वहां पे तो ह्यूमंस काम कराते हैं। कोई भी नेचुरल रिवर, ओशन, सी ले लो, वो सारे नेचुरल एक्वेटिक हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल में फिश का एक्वेरियम ले लो तो वो मैनमेड सिस्टम्स हैं। पिसीकल्चर, एक्वाकल्चर मैनमेड सिस्टम्स हैं। आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल डैम्स बना के लेक बनाई जाती है, वो सारे आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं। यहां पे एनसीईआरटी ने बोला कि एग्रो इकोसिस्टम पे बच्चों थोड़ा ध्यान लगा लो, तो ध्यान लगा लेते हैं। एग्रो इकोसिस्टम की अगर आप बात करते हो तो सबसे कम जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जंगल जाते हो तो जंगल में तो लाखों टाइप के आपको ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, लेकिन एक एग्रीकल्चरल लैंड में ऐसा नहीं होगा ना। वहां पे तो तुम्हें पता है, तुम चावल की खेती करा रहे हो, तुम गेहूं की खेती करा रहे हो, तुम आम की खेती करा रहे हो, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है, स्पीशीज की इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। मिनिमम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जब हार्वेस्ट किए जाते हैं पौधे तो बहुत ही थोड़ा सा पार्ट जो वहीं छोड़ा जाता है, ज्यादातर पौधे का पार्ट हार्वेस्ट करके हटा लिया जाता है। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स थे वापस डिकम्पोज होकर तो वहां नहीं जाएंगे, बहुत कम जाएंगे। एकदम सिंपल फूड चेन्स हैं, बहुत सिंपल फूड चेन। एक ही पौधा उग रहा है और उस पर कोई एक इंसेक्ट होगा, उसका कोई एक प्रेडेटर होगा, नॉर्मल। लेकिन वहीं जंगल में जाओ तो जंगल में तो भाई साहब कितने सारे तो प्रोड्यूसर्स हैं। अब हो सकता है एक मेंबर एक ही प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट हो, एक मेंबर कई प्रोड्यूसर्स के पास जाता हो सकता है उस एक मेंबर पे 5 प्रेडेटर डिपेंडेंट हो, या हो सकता है उस पर एक प्रेडेटर डिपेंडेंट हो सकता है एक प्रेडेटर 5 अपने अंडर हर्बीवोर्स को मारता हो।
तो मल्टीपल फूड चेन्स ऐसे कनेक्ट होके एकदम फूड वेब बन जाता है नेचुरल सिस्टम में। आर्टिफिशियल सिस्टम में इतने फूड वेब्स नहीं मिलते। नो सेल्फ रेगुलेशन, ऑब्वियसली मैन मेड है भाई। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को कौन जाके खाद पानी दे रहा है, या कौन वहां ट्यूबवेल से पानी दे रहा है? कोई नहीं। लेकिन तुम सोचो, तुमने एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट में तुमने गेहूं के दाने बो दिए। अब तुम बैठ के घर में आराम से कि ये तो अपने आप बढ़िया खेती हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। तुम ही खाद दोगे, तुम ही पानी दोगे, तुम ही पेस्टिसाइड दोगे, तुम ही फर्टिलाइज दोगे, तुम ही इंसेक्टिसाइड दोगे, सारा काम तुम करोगे। तो एग्रीकल्चर में सेल्फ रेगुलेशन नहीं है, लेकिन सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का जो मटेरियल बन रहा है वो यहां बनता है, बनना चाहिए। अगर प्रोडक्टिविटी हाई नहीं होगी तो ये जो एग्रीकल्चर में तुम इतना पैसा लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो अगर प्रोडक्टिविटी हाई नहीं हो पाती? मैनमेड इकोसिस्टम्स में से एग्रीकल्चरल लैंड्स आर द लार्जेस्ट मैनमेड इकोसिस्टम्स। कंपोनेंट की हमने बात की तो मैंने कहा था कंपोनेंट दो टाइप के हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक की अगर हम बात करते हैं तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर्स हो सकते हैं, या एडोफिक फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लाइमेटिक मतलब उस एरिया में लाइट कैसी है, उस एरिया में विंड कैसा है, वहां वाटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वहां टेम्परेचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। टोपोग्राफी हम बोलते हैं सरफेस को, कि उस धरती का सरफेस कैसा है, वो प्लेन है, वो प्लेटो है, वो हिल का टॉप है, वो स्लोप है, कैसा एरिया है, वो वैली है, किस टाइप का एरिया है। तो सरफेस को टोपोग्राफी कहते हैं। द सरफेस ऑफ द एरिया इज नोन एज टोपोग्राफी। और उस एरिया की मिट्टी कैसी है, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, कौन सी, बचपन की ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना इतनी वैरायटी ऑफ सॉइल्स। तो सॉइल कैसी है, तो उसको कहते हैं एडोफिक फैक्टर्स। बायोटिक में, लिविंग्स में तीन चीजें आती हैं। प्रोड्यूसर्स, खाना बनाएगा कौन, फिर कंज्यूमर और डिकम्पोजर दोनों ही क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स। तो आपके पास प्रोड्यूसर्स भी होने चाहिए, आपके पास कंज्यूमर्स भी होने चाहिए, आपके पास डिकम्पोजर्स भी होने चाहिए। कंज्यूमर्स की लिस्ट बहुत बड़ी होती है। प्राइमरी कंज्यूमर हम बोलते हैं हर्बीवोर को। सबसे पहला कंज्यूमर कौन है जो पौधे के पास जाता है, हर्बीवोर। अब हर्बीवोर को खाने वाले मेंबर कहलाते हैं सबसे पहले कार्निवोर। कंज्यूमर वाइज देखो तो वो सेकंड नंबर के कंज्यूमर हैं, कार्निवोर वाइज देखो तो ये फर्स्ट नंबर के कार्निवोर हैं। फिर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर, ये कहलाते हैं सेकेंडरी कार्निवोर। और फिर लास्ट में हमारे पास आते हैं टॉप कार्निवोर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे पास है एक प्रोड्यूसर जो है मेरा ग्रास। ग्रास को खाने के लिए आया ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाने के लिए आया फ्रॉग, फ्रॉग को खाने के लिए आया स्नेक, स्नेक को खाने के लिए आया ईगल। तो यही तो एक फूड चेन चलती जाती है। तो फूड चेन में आप क्या बोलते हो कि प्रोड्यूसर क्या है हमारा, इट इज ट्रॉफिक लेवल 1। फूड चेन में हर एक लेवल को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो ग्रास सबसे पहले है, ग्रास वॉज ईटन बाय ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर मेरा हर्बीवोर है और ये पहला कंज्यूमर है। ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर है। फ्रॉग पहला कार्निवोर है लेकिन कंज्यूमर वाइज सेकंड कंज्यूमर है। फ्रॉग को खाया स्नेक ने, तो स्नेक मेरा सेकेंडरी कार्निवोर या टर्शरी कंज्यूमर है। अब अगर इस स्नेक को खाने के लिए कोई ना होता तो ये टॉप कार्निवोर भी कहलाता।
बट अगर इसको खाने के लिए ईगल है तो ईगल मेरा टॉप कार्निवोर, 5th ट्रॉफिक लेवल है। मान लो एक जंगल है, घास है, घास हो गया प्रोड्यूसर। अब एक डियर है, डियर हो गया ट्रॉफिक लेवल 2। डियर को खाने वाला कोई हमारे पास लायन है। सेम एग्जांपल लेते हैं, ग्रास है, उसको खाया डियर ने, डियर को खाया लायन ने। अब लायन को तो कोई नहीं मार के खा रहा, तो ग्रास मेरा ट्रॉफिक लेवल 1 प्रोड्यूसर, डियर मेरा ट्रॉफिक लेवल 2 हर्बीवोर या प्राइमरी कंज्यूमर, और लायन हो जाएगा मेरा ट्रॉफिक लेवल 3 प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर। और लायन को तो कोई और नहीं खा रहा ना, तो लायन ही मेरा टॉप कार्निवोर भी कहलाएगा। तो फूड चेन में जो आखिरी कार्निवोर होगा ना वो टॉप कहलाता है। टॉप का मतलब ये नहीं है कि टर्शरी के बाद ही आना चाहिए, टॉप मतलब लास्ट मेंबर, कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपके पास फूड चेन चलती रहती है। टॉप कार्निवोर मतलब जिसे और कोई ना खाए। एनसीईआरटी ने डायग्राम में क्या दिखाया है कि प्लांट से खाना गया, यहाँ हीट का लॉस होता है, फिर एनर्जी यहाँ गई, हीट का लॉस, फिर एनर्जी यहाँ गई, हीट का लॉस, और सब मरेंगे। ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा, पौधे मरेंगे। जब ये मर के डिकम्पोज हो रहे होंगे तब भी हीट का लॉस। तो ये फूड चेन हमने अभी अभी देखी कि प्रोड्यूसर को आप बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कार्निवोर। टर्शरी कंज्यूमर, अगर इसको खाने वाला कोई और नहीं है तो ये टॉप कार्निवोर भी कहला सकता है। तो घास है, घास को खाने के लिए काव वगैरह डाल दी, उसको खाने के लिए वुल्फ को रख दिया, वुल्फ को खाने के लिए लायन को रख दिया। तो इस तरीके से मल्टीपल फूड चेन्स हो सकती हैं। हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो पहला हमने कहा आइडेंटिफिकेशन, मतलब कितनी टाइप की स्पीशीज हैं, और दूसरा हमने कहा एन्यूमरेशन, नंबर ऑफ मेंबर्स। फिर आता है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कम्युनिटी। तो एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बहुत अच्छा दिखता है। क्या मतलब है इसका? आप दूर से जब उस फॉरेस्ट को देखेंगे तो वहां पे आपको कई पेड़ ऐसे दिखते हैं, उन स्पीशीज से कोई कॉम्पीट नहीं कर पाता, वो सबसे टॉल ट्रीज बनाते हैं। फिर कोई दूसरी स्पीशीज है, उस स्पीशीज के सारे मेंबर दूर से ही एक पर्टिकुलर हाइट तक ही ग्रो करेंगे। तो ये जो वर्टिकल लेयरिंग दिखती है इसे कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। एक नई वाटर बॉडी बनी है, रेगिस्तान है, गहरे समंदर है, इनमें ऐसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं मिलते। इवन हम पढ़ते हैं एल्गी में भी होता है, सरफेस पर ग्रीन एल्गी, फिर नीचे ब्राउन एल्गी, फिर उससे नीचे रेड एल्गी। तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इन्होंने बोल रखा है भाई ऊपर की लेयर में तो मैं हूं, नीचे की लेयर में मैं हूं, इस लेयर में मैं हूं। तो अलग अलग वर्टिकल लेयरिंग को बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। ये है स्ट्रैटिफिकेशन, अलग अलग लेयर को ऑक्यूपाई करना। फंक्शन में हमने कहा था 4 चीजें आती हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी का बस मतलब है कि कितना खाना पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया बना। तो बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको आप ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर से बता सकते हो, या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर से बता सकते हो। दोनों तरीके हैं इसके यूनिट्स के, वेट के टर्म्स में या बायोमास के टर्म में, और एनर्जी के टर्म्स में। प्राइमरी, सबसे पहले खाना कौन बनाएगा? करेक्ट, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स ने कितना बायोमास बना के दिया है उसे कहते हैं हम प्रोडक्टिविटी। अब इसने जो टोटल अमाउंट बनाया वो है जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अमाउंट जो पौधे ने पूरा का पूरा टोटल बनाया है। फिर आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट मतलब कि कितना खाना जो बनाया वो तो ग्रॉस था, ग्रॉस मतलब ही टोटल होता है। अब उसमें से पौधा कुछ अपने लिए भी तो रखेगा,
अपने लिए हटाने के बाद जो बच गया वो है नेट। तो ग्रॉस प्राइमरी में से उसने अपने रेस्पिरेशन कराने के लिए जो खाना निकाल दिया उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। तो ये जो एनपीपी की वैल्यू है यही हेट्रोट्रॉफ या डीकंपोजर्स के पास जाती है। तो एनपीपी इज जीपीपी माइनस आर। और ग्रॉस मतलब टोटल। मान लो घर में 4 लोग हैं, मम्मी खाना बनाने वाली अकेली हैं। अब मम्मी किचन में गई, मम्मी ने बनाई 20 रोटी, तो वो जो 20 रोटी है वो तो ग्रॉस है ना। उसी 20 में से शायद 3 रोटी मम्मी को अपने लिए भी चाहिए थी, तो वो जो 3 रोटी मम्मी ने अपने लिए निकाली वो है रेस्पिरेटरी लॉस। 17 रोटी बच गई है जो तुम, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन खाने वाले हैं। ठीक है, 17 रोटी बच गई है तो 17 रोटी एनपीपी है। ठीक, एनिमल्स खाना को खा के जो नया ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, तुम्हें पता है तुम खाना खाते हो, तुम्हारे अंदर खाना डाइजेस्ट होता है और फिर जो बेसिक बायोमोलिक्यूल्स हैं उससे बॉडी अपने लिए नई चीजें बनाती है, यही होता है ना। तो जब बॉडी अपने लिए नए ऑर्गेनिक मैटर बनाती है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है कि एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारे पूरे पृथ्वी का साल में जो एनपीपी है, मतलब प्रोड्यूसर्स ने जो अपना खाना खा के निकाल लिया है, उसके बाद जो बच गया है वो है 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट विदाउट मॉइस्चर। 70% 70% is on land. Productivity of ocean is just 55 billion tons. 70% लैंड से आता है 115 बिलियन टन्स। अगर 1 हेक्टेयर हेल्दी फॉरेस्ट है, 1 हेक्टेयर एरिया का एक बहुत हेल्दी फॉरेस्ट है, तो वो 1 साल के अंदर 30,000 kg CO2 एब्जॉर्ब करता है और 10,000 kg ऑक्सीजन रिटर्न में एटमॉस्फेयर को देता है। तो इसलिए 1 हेक्टेयर का फॉरेस्ट इतना करता है। सोचो और बड़े बड़े एरिया जो होंगे, जो थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हैं, वो कितना सारा काम करते होंगे। फिर आता है डिकम्पोजिशन, बहुत जरूरी है। चीजें अगर सॉइल में पड़ गई लेकिन वो वापस से डिकम्पोज नहीं हो रही, वापस से टूट नहीं रही, तो नेचर को न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा, कैसे पॉसिबल है। मान लेते हैं इस दुनिया में सबको पैसे मिल रहे हैं लेकिन कोई भी किसी भी फॉर्म में पैसे खर्च ही नहीं कर रहा, कोई भी किसी भी फॉर्म में पैसे खर्च करना बंद कर दे, ना डिजिटल पेमेंट ना कैश पेमेंट, सारी पेमेंट्स रुक जाएं, तो फिर इकोनॉमी चलेगी कैसे। तो डिकम्पोजिशन इसलिए जरूरी है। अगर कोई चीज उसमें से प्राण निकल चुके हैं, वो डेड हो चुकी है, तो उसके जितने बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं वो अल्टीमेटली वापस टूट जाने चाहिए और पृथ्वी को वो वापस हो जाने चाहिए। तो डेड प्लांट के रिमेन्स को, एनिमल्स के रिमेन को डेट्राइटस कहते हैं। डीकंपोजर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को वापस से इनऑर्गेनिक बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ के नेचर को वापस कर देते हैं। जितना ग्लूकोज है अल्टीमेटली CO2 वाटर में चेंज हो जाएगा, जितने अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सारे के सारे अमोनिया में चेंज होके नेचर को वापस होते रहते हैं। डीकंपोजिशन की ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस है। अगर तुमने ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर दी तो डीकंपोजिशन नहीं हो पाता। इसका रेट धीरे होगा अगर डेड मटेरियल में लिग्निन काइटिन ज्यादा हो, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स हैं, उनको तोड़ना आसान बात नहीं है। डेट्राइटस बहुत जल्दी डिकम्पोज होगा अगर उसमें नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, तो चीजें जल्दी डिकम्पोज होती हैं। टेम्परेचर और मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। अगर गर्मी है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, तो डिकम्पोजिशन अच्छे से होगा, और अगर टेम्परेचर कम है, एन एरोबिक कंडीशन है, तो डिकम्पोजिशन खत्म, 0 हो सकता है। फिर इसी डिकम्पोजिशन में एनसीईआरटी ने कहा फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरल, ये 5 चीजें हैं। और एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं। तो बड़े से वो छोटे में भी टूटता जा रहा है, उस पॉइंट पे भी उनकी लीचिंग हो रही है। छोटे पार्ट
प्रॉपर एंजाइम एक्शन से कैटाबोलाइज और ब्रेक डाउन हो रहे हैं। जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो बीच में इंटरमीडिएट ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस बनती है, मिनरल्स रिलीज होते जा रहे हैं, वो मिनरल भी पानी के साथ घुल के नीचे जाते जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं डेट्राइटी वोम। अर्थवॉर्म हो सकता है, टर्माइट हो सकता है, ठीक है। अर्थवॉर्म इज केचुआ, टर्माइट इज दीमक। ये सब क्या करते हैं, बड़े बड़े डेट्राइटस को छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, तो इसे कहा जाता है फ्रैगमेंटेशन। फिर फ्रैगमेंटेशन जब हो रही है तो कुछ तो न्यूट्रिएंट्स निकल रहे होंगे ना, वो पानी के साथ घुल के नीचे की लेयर्स में जाने लगते हैं। जो भी वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट निकले हैं वो नीचे जाने लगते हैं। दे गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन। होराइजन का मतलब यहां पे लेयर्स है, सॉइल के नीचे की लेयर्स में जाते हैं और इतने नीचे चले जाते हैं कि पौधों के लिए अनअवेलेबल हो जाते हैं। पौधे की जड़ उतनी गहरी जाती ही नहीं है। फिर बैक्टीरिया और फंगस कहते हैं अच्छा अब इन पे हम डिकम्पोजिशन करते हैं, तो वो डेट्राइटस को और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करते हैं। इसे कह दिया जाता है कैटाबॉलिज्म। ह्यूमस की बात करें, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमस फॉर्मेशन। डार्क कलर्ड एमॉर्फस, एमॉर्फस मतलब कोई फिक्स फॉर्म नहीं है उसका, पाउडर जैसा मटेरियल बन जाता है और ये रेजिस्टेंट होता है माइक्रोब्स के एक्शन के लिए। ये डिकम्पोज होता है बहुत धीरे धीरे। तो जब पौधे को ग्रो कराना होता है तो उसको ह्यूमस दिया जाता है। क्यों? ह्यूमस एक इंटरमीडिएट स्टेज है जहां पे बहुत सारा न्यूट्रिएंट निकल के बैठा है, लेकिन माइक्रोब्स धीरे धीरे उसको निकाल रहे हैं। तो रेगुलेट होके धीरे धीरे निकलते हैं और पौधे के पास टाइम है कि वो धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करता जा सकता है, एक बार में खत्म नहीं हो जाता सारा। कोलॉइडल नेचर है, बहुत हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। ह्यूमस जैसे जैसे डिग्रेड होगा तो मिनरल्स के निकलने की प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो बड़े पार्टिकल से छोटा पार्टिकल जब बना वो फ्रैगमेंटेशन। अब इस पॉइंट पे जो भी न्यूट्रिएंट्स निकले होंगे, अर्थवॉर्म और टर्माइट भी तो डाइजेशन प्रोसेस ही चला रहे हैं, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स निकले होंगे, वो अगर वाटर सॉल्युबल है तो नीचे जाने लग जाएंगे, तो लीचिंग हो रही है। वो जो छोटा पार्टिकल डेट्राइटस का बना फ्रैगमेंटेशन से, उस पर बैक्टीरिया फंगस काम करके एंजाइम एक्शन दिखा रहे हैं, तो उसको बोला कैटाबॉलिज्म। जैसे जैसे कैटाबॉलिज्म हो रहा है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है, पहले इंटरमीडिएट ह्यूमस में। ह्यूमस कोलॉइडल है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पाउडरी है, इसमें न्यूट्रिएंट धीरे धीरे निकलते हैं। पौधों को दोगे तो पौधे उससे आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस टाइम पे भी बैक्टीरिया फंगस एंजाइम से भी डाइजेशन करा रहे हैं, तो भी मिनरल निकल रहा है। वो मिनरल के रिलीज को कहते हैं मिनरलाइजेशन। ये मिनरल्स भी लीचिंग में जाएंगे, ये भी पानी के साथ घुल के नीचे जाने लगेंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी ने कहा सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है। फिर मैंने क्या कहा कि जब खाना बना, जब डिकम्पोजिशन हुआ, तो इस बीच में एनर्जी के ट्रांसफर्स चल रहे हैं, हीट लॉस भी हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब हीट को तो एटमॉस्फेयर की हम ट्रैप नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें सन से कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए। हर बार पृथ्वी घूमेगी, सन की एनर्जी लेगी, खाना बना के रखेगी, और बाकी टाइम जब वो दुनिया अंधेरे में है तो काम चलता रहता है। एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। डीप सी गहरे समंदर में हाइड्रोथर्मल, पानी के अंदर एकदम गर्म पानी के खौलते हुए सिस्टम्स हैं। करेक्ट, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। बिल्कुल गहरे समुद्रों में भी वोल्केनिक ओपनिंग्स हैं, तो उनको, वो इतनी गहराई पर है, वहां पे गुप्त अंधेरा होता है, वहां रोशनी जैसी चीज ही नहीं है, वहां लाइट का फोटोन जैसा कोई चीज ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनको छोड़ के बाकी पूरी पृथ्वी के लिए सन ही इकलौता सोर्स ऑफ एनर्जी है। पृथ्वी से जितनी रेडिएशन जितनी रेडिएशन सन से आ रही है, 50% से भी कम फोटोसिंथेसिस के लिए काम की है। इसको ऐसे समझो, इसको बिल्कुल ऐसे समझो
कि तुम्हें पैसों से भरा एक बैग मिला, एक पूरा बैग है जो पैसों से भरा हुआ है, लेकिन जब तुमने उसको खोला तो उसमें से खाली 50% नोट है जो आज की डेट में वैलिड है, बाकी सारे डिमोनेटाइजेशन के पहले के तुम्हारे 500 वाले नोट हैं, डिमोनेटाइजेशन के पहले वाले 500 के नोट। क्या फायदा अब उसका? है भी कोई फायदा नहीं है, उल्टा तुमको पकड़ लिया तो पुलिस जेल में डाल देगी। खाली 50% नोट ऐसे हैं जो आज की डेट के 2-2 हज़ार के हैं, तो तुम कहोगे चलो ठीक है कुछ तो फायदा हो गया। तो सन से जो भी रेडिएशन आ रही है सारी की सारी प्लांट के फोटोसिंथेसिस में काम नहीं होती, वो सारी एनर्जी पौधे के लिए फायदेमंद नहीं है, लेस देन 50% है जो पौधे के काम की है। इसमें से 2 से 10% है सन से जो भी आया उसका 50%। मान लो सन के पास है इतनी एनर्जी, ठीक है, तो पार कितना है इसका हाफ। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की एनर्जी इतनी है, बस सिर्फ इतनी। अब इसका 2 से 10% पार जीपीपी में चेंज हो सकता है, या इसका 1.6 से 8% की वैल्यू इसकी एनपीपी में चेंज हो सकती है। तो इस वैल्यू का जो भी 2 से 10% की रेंज है वो पौधे टोटल खाना बना सकते हैं इसकी एनर्जी से, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसके रिस्पेक्ट में 1.6 से 8% की होगी। तो फूड चेन चलती है। अब जितना भी लिविंग कंटेंट है उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, और जितना भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है उसे स्टैंडिंग स्टेट या उसी को स्टैंडिंग क्वालिटी कहते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं, स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्वालिटी। ग्रेजिंग फूड चेन बिगिंस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो तो ग्रेजिंग फूड चेन, और डेड और डीकेइंग मटेरियल से स्टार्ट हो तो उसे कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन। और पैरासिटिक फूड चेन मतलब इट हैज पैरासाइट्स फीडिंग ऑन लिविंग्स। तो अगर वो फूड चेन पौधों से स्टार्ट हो तो ग्रेजिंग, डेड चीजों से स्टार्ट हो तो डेट्राइटस, और अगर वो फूड चेन ऐसी है जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपने लिया और आप चेक करो उसके ऊपर पैरासाइट कौन है, वो फूड चेन लेते हो तो बन जाएगी पैरासिटिक फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल्स को कहा गया है कि ट्रॉफिक लेवल रिस्ट्रिक्टेड होते हैं क्योंकि 10% लॉ फॉलो होता है। एक लेवल से दूसरे लेवल पर सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ अ ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर टू अनदर लेवल। किसी भी लोअर ट्रॉफिक लेवल के पास जो भी एनर्जी है उसका खाली 10% अगले को जाता है। तो आप फूड चेन बहुत, इसको ऐसे समझो तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब पहले वाले बंदे ने 1 लाख रुपए कमाए, तुम तो खुश होके बैठे, अरे वाह 1 लाख रुपए मिलेंगे, तुमको मिला 1 रुपए। अब तुम सोच रहे हो यार ये 1 लाख रुपए थे, मेरे को 1 रुपए क्यों मिला? 10% लो, 1 लाख जिसने पहले बंदे के पास था उसने 1 लाख ले लिया। अब अगले को जो वो ट्रांसफर करेगा ना, 1 लाख का खाली 10% ट्रांसफर करेगा, तो 1 लाख का जो 10% हुआ कितना हो गया हमारा? 1 लाख का 10% 10,000 रुपये। दूसरे बंदे को खाली 10,000 रुपये मिले, ठीक है जी। उसने अपने वाले को फिर खाली 10,000 वापस, खाली 10,000 से 10% दिया, 100 रुपये दिए, और 100 रुपये का 10% तुम्हें मिला आके, करेक्ट। तो देख लो तुम्हारे पास क्या हुआ है। वहां तो 1 लाख रुपए, तुम्हारे पास आते आते बेचारे कुछ भी नहीं बचे। तो नेचर में भी यही दिक्कत है कि जो बंदा सबसे टॉप ट्रॉफिक लेवल पर है वो सोचता है वाह यार पौधे के पास तो बढ़िया एनर्जी है, तो वहां से मेरे तक आते आते तो बढ़िया एनर्जी आनी चाहिए, बट आती नहीं है। क्यों? 10% लॉक सब खराब कर देता है। वहां पे एक लेवल से दूसरे पे खाली 10% ट्रांसफर हो रही है, बाकी 90% में से कुछ हिस्सा तो वो खुद के लिए रख लेगा, बाकी चीज हीट के फॉर्म में चली जाएगी यूनिवर्स को।
तो जो रेस्पिरेटरी लॉसेस हैं वो लेवल बाय लेवल बढ़ते जाते हैं। एक पौधा 20% रेस्पिरेटरी लॉस दिखाता है, एक हर्बीवोर 30% रेस्पिरेटरी लॉस दिखाता है, और कार्निवोर 60% रेस्पिरेटरी लॉस। इसको ऐसा समझो कि इसने 100 रुपये कमाए लेकिन 20 रुपये अपनी मेंटेनेंस में खर्च कर देगा। इसने 100 रुपये कमाए, उसका 30 रुपये अपनी मेंटेनेंस में खर्च कर देगा। और अगर इसके पास 100 रुपये हैं तो उसमें से खाली 60 रुपये तो वो अपनी मेंटेनेंस में ही निकाल देगा। तो इमेजिन करो, तुम्हारा ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जा रहा है तो तुम्हारे रेस्पिरेटरी के खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, रेस्पिरेशन करने के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम ऊपर के लेवल पे हो तो तुम्हें 10% लॉ की वजह से एनर्जी मिलती है कम। तो एनर्जी इसीलिए फूड चेन्स जो होती हैं वो 3, 4 या 5 लेवल तक ही रिस्ट्रिक्टेड होती है कि ऊपर वाले मेंबर को एनर्जी इतनी मिल तो पाए कि वो प्रॉफिट में रहे। इसको चाहिए 60 रुपए, मिल रहा है इसको 10 रुपए, कैसे सरवाइव करेगा अपने आप को ये फिर? और तो और कभी कभी एक ही स्पीशीज एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे बैठ जाती है। चिड़िया देखिए, चिड़िया गई गई गई, चिड़िया ने खा लिया एक फ्रूट या चिड़िया ने खा लिया एक बीज, तो चिड़िया बन गई हर्बीवोर। और वही चुगते 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 गई, कीड़ा खा लिया। अरे अब जैसे ही कीड़ा खाया उसने, वो तो कार्निवोर बन गई। तो सेम टाइम पर एक ही चिड़िया डबल डबल काम कर रही है। अगर वो चिड़िया प्राइमरी कंज्यूमर हो सकती है, अगर वो सीड खा रही है हर्बीवोर हो सकती है, और वही चिड़िया कार्निवोर हो सकती है अगर उसने इंसेक्ट्स और वर्म्स को खाना शुरू कर दिया। तो ऐसी भी घपलेबाजी चल रही है। तो अब एक साइंटिस्ट थे एल्टन नाम के, तो एल्टन ने ये पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट दिया और 3 टाइप के पिरामिड्स बताए। या तो आप उस इकोसिस्टम में नंबर के टर्म्स में चीजें बता सकते हो, आप नंबर के टर्म्स में बता सकते हो, या उनके वेट के टर्म्स में, या फिर एनर्जी के टर्म्स में चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हो। अलग अलग लेवल पे कितने नंबर के लोग हैं, या अलग अलग लेवल पे जो लोग हैं उनका मिला जुला के बायोमास, उनका वेट कितना है, या जो अलग अलग लेवल पे लोग हैं उनके पास कितनी एनर्जी है, तो आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स मिलते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर को देखते हैं, तो एक रिसर्च पेपर से लिया गया हुआ ये एक्चुअल डेटा है, ऐसा नहीं है कि इसको बनाने का कोई तरीका है। एनसीईआरटी ने जब ये टॉपिक एनसीईआरटी में डाला था, जब ये सारा थ्योरी तैयार की थी, तब एक रिसर्च पेपर का डेटा डाला था। तो ये रिसर्च पेपर वाला डेटा है एनसीईआरटी का कि प्रोड्यूसर्स का नंबर तो इतना सारा है 58,42,000। उस एरिया में प्राइमरी कंज्यूमर्स थे 7 लाख समथिंग, सेकेंडरी कंज्यूमर थे 3.5 लाख समथिंग, टर्शरी कंज्यूमर हो गए खाली 3। तो कैसे ड्रास्टिकली ऊपर जाते जाते नंबर्स कम होते चले जाते हैं। फिर एनसीईआरटी ने क्या पूछा कि क्या कोई जनरलाइजेशन है। एनसीईआरटी ने कहा कि अगर तुम काउंट करो इंसेक्ट्स को जो पेड़ पर रहते हैं तो तुम्हें कैसा पिरामिड मिलेगा। तो ये रहा मेरा एक पेड़, मेरा प्रोड्यूसर। अब इस पेड़ के ऊपर तो इंसेक्ट तो कितने सारे हो सकते हैं। कभी किसी पेड़ के पास जाना, बरगद का पेड़ है, पीपल के पेड़ है, तो देखो उसके आसपास चींटियां चल रही होती हैं। एक चींटी होती है, 2 होती है, 3 होती है, कितनी होती हैं? 100 से भी ज्यादा, 500, 600, हजारों चींटियां होती हैं यार। वो इतने सारे इंसेक्ट्स ट्री के बार्क में होते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चल पाता है। पत्तों के अंदर इतने सारे इंसेक्ट्स होते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चल पाता है। तो यहां पे कैसा पिरामिड हो गया नंबर का? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है। अब इन्होंने कहा दूसरा एग्जांपल लो। नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन इंसेक्ट्स एज ऑल्सो द नंबर ऑफ लार्जर बर्ड्स ईटिंग द स्मॉलर। अब क्या होगा? अब ये कह रहे हैं कि एक पेड़ बना लो, उस पेड़ पर
तुम्हारे पास 10,000 इंसेक्ट थे। क्या बोला इन्होंने? नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट एज ऑल्सो द नंबर ऑफ लार्जर बर्ड ईटिंग द स्मॉलर। तब हो सकता है कि इन इंसेक्ट्स को खाने के लिए वहां पे 50 छोटी चिड़िया हो, और उन छोटी चिड़िया को मार के खाने के लिए कुछ 4 ईगल्स, वल्चर्स, कुछ भी हो, 4 लार्ज प्रेडेटरी बर्ड हो। अब ये इन्वर्टेड तो नहीं लग रहा, अब ये कैसा लग रहा है? इस तरह घड़े जैसा शेप बन गया है। तो इसे हम अर्न या स्पिंडल शेप कह सकते हैं। ये वो शेप है जो फॉरेस्ट में मिलती है। फॉरेस्ट को फॉरेस्ट कब बोलते हैं? जब वहां पेड़ होते हैं। अब उन पेड़ों पे लाखों करोड़ों इंसेक्ट हैं, लेकिन इंसेक्ट के मुकाबले छोटी चिड़िया का नंबर कम, और उनके मुकाबले प्रेडेटरी चिड़िया का नंबर और कम हो जाता है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमेशा ऐसे नजर आता है, स्पिंडल या अर्न शेप। बायोमास में ध्यान रखना, टेरेस्ट्रियल में केजी पर मीटर स्क्वायर में बताया है कि यहां पे यू हैव अप राइट पिरामिड्स, और एक्वेटिक सिस्टम्स में हमेशा इन्वर्टेड पिरामिड बनता है। क्यों? फाइटोप्लैंक्टन्स का मास और नंबर कम है, उससे ज्यादा जू प्लैंक्टन्स हैं। अब जू प्लैंक्टन तो माइक्रोस्कोपिक ही रहेगा, उस जू प्लैंक्टन के मुकाबले कोई एक्चुअल फिश, उसका बायोमास ज्यादा है। छोटी मछली के मुकाबले बड़ी मछली का मास बहुत ज्यादा है। तो एक्वेटिक सिस्टम में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, बॉडी का साइज और मास बढ़ता ही चला जाता है। तो इसलिए यहां पे इन्वर्टेड सिस्टम्स बनते हैं। और एनर्जी की अगर बात करें तो ये तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे कभी भी इंक्रीज हो ही नहीं सकती, तो ये तो ऑलवेज अपराइट है। 1, 10,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। 10 मिलियन जूल्स एनर्जी सनलाइट की थी। अब क्या ध्यान रखना है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इसका 1% है जो एनपीपी बनाएंगे। एनपीपी वो है जो ट्रांसफर होने वाली वैल्यू होती है। तो इसका 1%, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना तो बहुत ध्यान रखना, सन से जो वैल्यू प्लांट पे जाएगी वो 1% जाएगी। प्लांट से फिर हर्बीवोर पे 10%, हर्बीवोर से कार्निवोर पे 10%। तुम्हारी मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि तुम सन से प्लांट पे 10% ले जाते हो। तो ये बहुत ध्यान रखना कि प्लांट्स सन से जो एनर्जी आ रही है खाली 1% जिसे एनपीपी बनाते हैं। एनपीपी वो वैल्यू है जिसमें प्लांट का हिस्सा नहीं है, प्लांट कह रहा है ये तो सारा ले लो तुम। तो इस 10,000 का यहां पे जो हिस्सा गया है वो 1% गया है, तो इसलिए यहां के 2 जीरो कम हो गए। तो बचा क्या तुम्हारे पास? खाली 10,000 जूल्स। अब यहां से यहां 10% गया तो 1000 जूल, यहां से यहां 10% गया 100 जूल, यहां से यहां 10% गया तो 10 जूल। तो टर्शरी कंज्यूमर बड़ा खुश था कि पौधे के पास 10,000 जूल आए हैं, मेरे पास कुछ 8-10 हजार, 8,000 तो आ ही जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्या मिला बेचारे को? खाली 10 जूल। तो इसलिए नेचर ने ट्रॉफिक लेवल्स को लिमिट कर रखा है। फिर आती है हमारी न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, न्यूट्रिएंट साइकिल चलते रहनी चाहिए। तो मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स है इकोसिस्टम में, बायोटिक से एबायोटिक, एबायोटिक से वापस बायोटिक, इन्हीं को कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो क्योंकि लिविंग्स इन्वॉल्व है, जियो क्योंकि अर्थ इन्वॉल्व है, और केमिकल क्योंकि एक केमिकल न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व है। गैशियस साइकिल अगर आप बोलते हो तो वो जो न्यूट्रिएंट है उसका जो मैक्सिमम रिजर्व है वो या तो हवा में होगा या पानी में होगा। यहां पे जो एलिमेंट्स हैं दे आर सेड टू बी नॉन मिनरल एलिमेंट्स, ये रॉक्स में से नहीं आते। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर, इन सब की साइकिल्स आर गैशियस साइकिल्स। अगर उसका रिजर्व पत्थरों में है
लिथोस्फेयर मतलब पत्थर, तो उसे कहते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। यहां से आते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब। कार्बन में एनसीईआरटी ने कहा है 49% ड्राई वेट ऑर्गेनिज्म का कार्बन होता है। क्या मतलब है इसका? 100 ग्राम ताजा ताजा धनिया था, तुमने इसे ड्राई किया, ड्राई करने के बाद ये रह जाएगा 15 ग्राम धनिया, तो ऑलमोस्ट यहां से 85 ग्राम पानी उड़ गया। अब इस 15 ग्राम में से ऑलमोस्ट 7 ग्राम सिर्फ कार्बन होगा और बाकी 8 ग्राम्स में रेस्ट मिनरल्स। सौ ग्राम धनिए में 85 ग्राम तक तो पानी ही है, बचा कुचा 15 ग्राम जो पाउडर आता है उसका भी लगभग 7 ग्राम खाली कार्बन है, प्योर कार्बन। ठीक है, 71% कार्बन ओशंस में डिसॉल्व होता है, इसलिए हमारे ओशंस इतने इंपॉर्टेंट हैं। 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन हर साल फोटोसिंथेसिस से फिक्स होता है। हर साल पूरे पृथ्वी पर सारे प्रोड्यूसर्स मिलके इतना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं, और इसको फिक्स करने के बाद और अपना खाना निकालने के बाद फिर आता है वो 170 बिलियन टन्स का एनपीपी। फॉस्फोरस की बात करें तो रॉक्स की वेदरिंग से आपके फॉस्फेट निकल के आते हैं सारे के सारे, और वो रूट एब्जॉर्ब करते हैं। हर्बीवोर्स को, एनिमल्स को भी फॉस्फोरस सारा प्लांट से मिलता है। जितना हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, डेड ऑर्गेनिज्म है, उसके डिकम्पोजिशन से फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो फॉस्फोरस रिलीज कराते हैं। कार्बन का CO2 के फॉर्म में रेस्पिरेशन से रिलीज होता है। देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज फॉर फॉस्फोरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है एनसीईआरटी का, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। रॉक मिनरल से चीजें सॉइल सोल्यूशन में आई। अब सॉइल सोल्यूशन से चीजें प्लांट के पास जा सकती हैं या रन ऑफ मतलब लीचिंग से वापस नीचे चली जाएंगी। अगर अपटेक हो गया तो प्लांट से ही चीजें एनिमल में जाएंगी, और खुद प्लांट मरेगा तो भी डिकम्पोजिशन होगा, एनिमल मरेगा तो भी डिकम्पोजिशन होगा, और फिर ये चीजें आ जाएंगी सॉइल में वापस। फिर आते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम से मिलने वाली फ्री की सर्विस। अभी जब कोविड वगैरह आया तो हमें पता है भाई ऑक्सीजन सिलेंडर कितने महंगे बिकने लग गए थे। लोग दुबई वगैरह से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा रहे हैं अपने घरों में, इतने कॉस्टली हो गए। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज की हमें कमी होती है तब उसकी कदर पता चलती है। तो नेचर के जो हेल्दी फॉरेस्ट हैं वो एयर प्योरीफाई करते हैं, वाटर प्योरीफाई करते हैं, ड्रॉट को मिटिगेट मतलब दूर करना, ड्रॉट से बचाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को साइकिल करते हैं, फर्टाइल मिट्टी बनाते हैं, जंगली जानवरों को रहने की जगह दे रखी है, एक नेचुरल सुंदर बायोडाइवर्सिटी है, क्रॉप्स का पॉलिनेशन है, कार्बन स्टोरेज का साइट है, और बहुत एस्थेटिक स्पिरिचुअल कल्चरल वैल्यूज मिलती हैं। कितने सारे लोग हैं आज की डेट में क्या करते हैं, कैंपिंग पे चले जाते हैं, ट्रैकिंग पे चले जाते हैं कि 5 दिन 6 दिन सिर्फ नेचर के बीच में रहेंगे, शहर के धुएं से दूर। क्यों भाई? क्योंकि नेचर में इतनी सारी चीजें फ्री की जो मिल रही हैं। तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा नाम के साइंटिस्ट का यहां पे नाम आता है। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने कहा कि अगर कल को मदर नेचर सामने आ जाए कि मेरी वजह से ये सब चल रहा है, मुझे पैसे दो, तो हमें 33 ट्रिलियन US$ हर साल नेचर को रेंट के तौर पे देने पड़ेंगे कि वो हमारे लिए सब कर रही है। इन्होंने कहा कि जो सॉइल फॉर्मेशन है वही इसका 50% वैल्यू ले जाएगी। सॉइल बनाना बहुत मुश्किल काम है, पत्थर को चकनाचूर करके सॉइल नहीं बनती, वो तो खाली आपका सैंड या क्ले बनेगा। उसमें एयर का कंपोजिशन, वाटर का कंपोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन सब मैटर करता है। रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग,
मन बहलाने के लिए जाते हैं, उसे रिक्रिएशन कहते हैं। अपने आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चल रही है, तो लेस देन 10% ईच की वैल्यू इनके खाते में जाएगी। क्लाइमेट का रेगुलेशन खुद नोटिस करना, गर्मियों में नोटिस करना। शौक है ना दोस्तों के साथ बाइक पे गेड़ी मारने का, स्कूटी पे गेड़ी मारने का। गर्मी में निकलना, जहां पे सिर्फ घर घर होंगे वहां गर्मी होगी, और जैसे ही किसी ऐसे एरिया में जाओगे ना जहां बहुत पेड़, एकदम ठंडक महसूस होने लग जाएगी। तो तुम्हारे शहर के अंदर ही जहां पेड़ है वहां ठंडक हो जाती है। जानवरों के लिए हैबिटेट, तो ये है 6% ईच। और फिर आता है सक्सेशन। धीरे धीरे एक प्रिडिक्टेबल चेंज होता है, तुम्हें पता है कि वहां पे कैसे कैसे चेंज होने हैं। एक फिक्स्ड ऑर्डर, एक फिक्स सीक्वेंस में होता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि एनवायरनमेंट में फिजिकल चेंजेस आते हैं। पूरे के पूरे अर्थ पे जो एवोल्यूशन है वो क्यों हुई है? क्योंकि धीरे धीरे फिजिकल एटमॉस्फेयर चेंज होता गया। तो ऐसे ही ये होता है। जब सक्सेशन चलेगा तो कुछ स्पीशीज एरिया को कॉलोनाइज करने के लिए आती हैं, बसाने के लिए आती हैं। उनका नंबर बढ़ता जाएगा। हो सकता है उनकी वजह से कोई दूसरा स्पीशीज है जो डिक्लाइन हो जाए या पूरा गायब भी हो जाए। एक मेंबर आया, रह रहा है, दूसरा मेंबर आया, अब पहले वाले को दिक्कत हो रही है, जाओ जी चले जाओ छोड़ के, कोई बात नहीं। तो नंबर कम भी हो सकता है या कोई स्पीशीज पूरी गायब हो सकती है। जो भी स्पीशीज एक बंजर इलाके में आती है उसे कहते हैं पायनियर स्पीशीज। भाई एकदम तुम एक रेगिस्तान में घूम रहे हो, बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका है, और तुम वहां पे 35-40 साल बाद गए, तुम देख रहे हो यहाँ पे तो खेती, मतलब खेती नहीं, वहां पे ऐसे पेड़ पौधे उग रहे हैं। तो उस बंजर इलाके में फर्स्ट टाइम जो आएगा उसको कहेंगे पायनियर स्पीशीज। अब लैंड पर चट्टानी इलाकों में हमेशा लाइकन्स पहले आते हैं, और पानी में हमेशा फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले आते हैं। और इस तरीके से सक्सेशन होगा कि आपके पास फाइनली एक ऐसी कम्युनिटी आएगी जो एनवायरनमेंट के साथ फिक्स हो चुकी है। अब ना तो एनवायरनमेंट को चेंज होना है और ना उस कम्युनिटी ने चेंज होना है। तो पहले वालों को पायनियर कहते हैं और आखिरी वाले को क्लाइमैक्स। और इनके बीच में ऐसा नहीं कि रातों रात चीज हो रही है, 100 साल लग जाते हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 100, कितने ही साल लग सकते हैं। तो बीच में जो ट्रांजिशनल कम्युनिटीज हैं उन्हें सीरल स्टेज या सीरल कम्युनिटीज कहते हैं। तो पहला वाला मेंबर पायनियर। अब इसके अंदर बहुत सारे इंटरमीडिएट आ सकते हैं, सीरल स्टेज 1, सीरल स्टेज 2, सीरल स्टेज 3 एटसेट्रा। और लास्ट वाला मेंबर होगा क्लाइमैक्स। अब इस पूरे सीक्वेंस को एक साथ कहा जाएगा सीयर। एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज इज नोन एज अ सीयर। पानी में है तो हाइड्रोसीयर, चट्टानी सूखे इलाके में था तो जीरो सीयर। सक्सेशंस के मल्टीपल टाइप होते हैं। एक टाइप है हमारा प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी मतलब पहले। ये वो सक्सेशन है जो ऐसे एरिया में हुआ है जहां पे आज तक जीवन का नामो निशान था ही नहीं। तो प्राइमरी सक्सेशन occurs in an area where no living existed। यहां पे कभी कोई लिविंग एग्जिस्ट किया ही नहीं, तो उसको कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं जो ऐसे इलाकों में हो, occurs in an area which lost its biodiversity। उस एरिया ने ड्यू टू सम रीजन अपनी बायोडाइवर्सिटी खो दी। फॉर एग्जाम्पल, ज्वालामुखी फटा, उससे लावा निकला और कुछ दिनों बाद वो लावा ठंडा होकर रॉक्स बन चुका है। जब वहां पे फर्स्ट टाइम लाइफ आएगी ना तो उसे कहोगे प्राइमरी सक्सेशन। ऐसे ही कहीं पर
एकदम से कोई लैंडस्लाइड आया, धरती धंस गई अंदर, अब बारिश वगैरह हुई तो वहां पानी इकट्ठा हो गया, लेक बन गई छोटी सी। तो ये दो इलाके हैं जहां प्राइमरी सक्सेशन होगा, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सेकेंडरी सक्सेशन, एक जंगल था जल गया, अब लाइफ आ रही है फिर से, तो सेकेंडरी सक्सेशन। एक नॉर्मल लैंड एरिया था, अच्छी खासी वहां पे खेती वगैरह सब कुछ थी, वहां पे पेड़ पौधे थे, बहुत तगड़ी बाढ़ आ गई, और ऐसी बाढ़ जिसका पानी अब जिंदगी में कभी वहां से खत्म ही नहीं हो सकता, तो वहां पे भी जो सक्सेशन होगा वो कहलाएगा सेकेंडरी सक्सेशन। जीरार्क सक्सेशन मतलब विच अकर्स इन एक्सट्रीमली ड्राई स्टेट, तो मतलब लैंड पर, चट्टानों पर बिल्कुल सूखे में जो होगा उसको आप बोलोगे ज़िराक सक्सेशन। हाइड्राक सक्सेशन ये वो है जो बिल्कुल पानी वाले जगहों पर होगा, अकर्स इन एक्सट्रीमली वेट कंडीशन। ड्राई कंडीशन को कहते हैं जीरिक कंडीशन, वेट कंडीशन को कहते हैं हाइड्रिक कंडीशन, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़िराक सक्सेशन का एम है मीजिक बनना। अल्टीमेटली हाइड्राक सक्सेशन का एम है मीजिक बनना। मीजिक बनने का मतलब है कि वो सब चाहते हैं कि हम एक बिल्कुल बढ़िया सा फॉरेस्ट बन जाएं, तो हर का एंड आपका फॉरेस्ट पे ही होना है। ज़िराक सक्सेशन का सीक्वेंस फिक्स्ड है, सबसे पहले लाइकन्स आते हैं, तो आप लाइकन्स को बोलोगे पाइनियर, फिर उसके बाद मॉसेस, ब्रायोफाइट्स आते हैं, पहले ऐसे ब्रायोफाइट जो सूखा पसंद करते हैं, फिर ऐसे ब्रायोफाइट जिनको पानी चाहिए, फिर आती हैं एनुअल ग्रासेस, ऐसी घास की स्पीशीज जो एक साल बाद मर जाती हैं, फिर कुछ टाइम बाद आती हैं पेरेनियल ग्रासेस, ऐसी घास की स्पीशीज जो 2-3 साल से ज्यादा जिंदा रहती हैं, फिर धीरे धीरे वहां पे श्रब्स आते हैं, और फिर आता है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट है हमारा क्लाइमैक्स। ये हैं सारे हमारे ट्रांजिशनल या सीरल कम्युनिटी, और क्योंकि ये सारा एक साथ सूखे इलाके में हो रहा है, तो सक्सेशन को ज़िराक सक्सेशन और एंटायर सीक्वेंस को हम कहेंगे ज़ीरोसियर। हाइड्राक सक्सेशन में सबसे पहले आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, तो ये हो गए पाइनियर। फिर ऐसे पौधे आते हैं जो रूटेड हैं और सबमर्ज्ड हैं, दे आर रूटेड एंड सबमर्ज्ड, अंडर वाटर होते हैं। फिर ऐसे पौधे आएंगे जो रूटेड फ्री फ्लोटिंग होते हैं, रूटेड हैं, फ्री फ्लोटिंग है, ऊपर सरफेस पे तैर रहे हैं आराम से। तुमने कभी ना कभी पढ़ा होगा वैलिसिनेरिया, हाइड्रेला, जोस्टेरा, तो वो है रूटेड सबमर्ज प्लांट्स। तुमने पढ़ा है आइकॉर्निया, तुमने पढ़ा है पिस्टिया, वो है रूटेड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फिर आते हैं रीड स्वैम्प। अब स्वैम्प हो रहा है मतलब धीरे धीरे पानी का कंटेंट कम होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा वो मिट्टी जैसा कंटेंट बढ़ता जा रहा है, तो स्वैम्प मतलब बहुत ही गीला वाला कीचड़, वो कीचड़ बन चुकी है लेकिन काफी गीली कीचड़ है, तो रीड स्वैम्प। रीड इसलिए कहते हैं क्योंकि छड़ी जैसे पौधे बनते हैं। यहां पे जो पौधे हैं वो ऐसे डंडे डंडे जैसे लंबे लंबे पौधे बनते हैं, ऐसे छड़ी नुमा बड़े बड़े पौधे बनते हैं, तो रीड स्वैम्प। फिर वो एरिया मार्शी हो जाता है, वाटर कंटेंट थोड़ा कम, तो कीचड़ तो अभी भी है लेकिन थोड़ी टाइट कीचड़ हो जाएगी वो। मेडो, मेडो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब इन एरियाज में मेडो वर्ड आता है जब बहुत सारी घासें उगने लग जाएं, और ये तुम्हारे प्लेग्राउंड वाली घास नहीं है, ये ऐसी घासें होती हैं जो 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, 8-8 फुट लंबी घासें होती हैं, ऐसी घास।
और फिर आते हैं स्क्रब स्टेज। स्क्रब में छोटे छोटे पेड़ आते हैं, क्रिकेट बैट बनाने वाला जो पेड़ होते हैं, पॉपुलस ट्रीज, वो टाइप के। और फिर लास्ट में आते हैं फॉरेस्ट, विच इज द क्लाइमैक्स। तो ये बीच के सारे मेंबर हो गए आपके सीरियल स्टेजेस। और अब यहां पे एंटायर सीक्वेंस को, यहां पे इन सब को एक साथ कहा जाएगा हाइड्रोसियर। दे आर नोन एज हाइड्रोसियर। ठीक है, तो ये है सारा का सारा इकोसिस्टम वाला चैप्टर। स्कोरिंग चैप्टर है, 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थरली एक बार इसको पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड। आज्ञा चाहता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।